बंगलों से बचा कुचा खाना ले जाना अभी तक उसकी नियति थी। तो क्या सूतक लगे घर घर का खाना ले जाना परिस्थितियों के समक्ष समझौता नहीं? दीवार घड़ी के 4 घंटे बजते ही उसकी तंद्रा भंग हुई। कसमकस की दलीलों और तर्कों पर उसकी और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन कैटलिस्ट के कथा कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भूख कहानी पर चर्चा करेंगे। घर में घुसते ही नाथुनों में घुस आई घी की महक और भुने राजगिरी की खुशबू से कला की आंतें कुलबुला गईं। घर से भूखे पेट आज वह काम पर निकली थी। कल शाम बंगलों से मिले बचे कुचे भोजन को वह सुबह बच्चों को नाश्ते के रूप में दे आई थी। उसी से रात को भोजन कर वह सुबह बच्चों के लिए रख पाई थी। अपना हिस्सा रख पाना उसके लिए संभव नहीं था। पति के आकस्मिक निधन से ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। छोटी बहन लाजो के प्रयास से वह सिर झुकाने के लिए नालों के समीप बनी हुई झुग्गियों में एक किराए पर घर ले पाई थी। पास के रिहायशी कॉलोनी में लाजो के संपर्क और अनुनय विनय पर उसे 5 बंगलों में झाड़ू पोंछे और बर्तन मांजने का काम मिल गया था। लाजो ने यथासंभव उसकी सहायता की। कला, आज बर्तन नहीं है, साफ सफाई के बाद ये लिस्ट लेकर किराने का सामान ले आए। साहब बात कराए हैं, लिस्ट के अनुसार उपवास का अच्छा सामान लेना। मेम साहब की बातों से घी की लहराती महक रास्ता भूलकर उसके नाखूनों से दूर हो गई। नवरात्रि प्रारंभ हो गई। रोज अच्छे से झाड़ू पोंछा करना। सब घर में सभी का उपवास है। मिकी और टीना तो शाम को एक समय फलाहार लेंगे। मेरा और साहब का फल दूध से काम चल जाएगा। मेम साहब ने सामान के लिए थैला बरामदे में रखते हुए कहा। घर की साफ सफाई के बाद थैला लेकर वह किराने की दुकान की ओर चल पड़ी। आज वैसे भी वर्मा साहब और गुप्ता साहब के यहाँ छुट्टी थी। वे दोनों परिवार एक सप्ताह के लिए वैष्णो देवी के दर्शन हेतु गए थे। किराने की दुकान पर सेठ को लिस्ट देकर पॉलीथीन में भरे मखाने, छुहारे, राजगिरी, सूखे मेवे और न जाने क्या क्या जिनके बारे में उसने कभी ना सुना था और ना ही देखा था, वह देखने लगी। उपवास में ऐसा भोजन, इसका मतलब आज भी बचा कुचा बंगले से नहीं मिलने वाला। और आज 2 बंगले बंद मिलेंगे और 3 बंगलों में व्रत उपवास के कारण कुछ भी मिलने से रहा। पल्लू से माथे पर पसीने की बूंद पहुँचते समय पल्लू की गांठ में बंधे पैसों की ओर ध्यान गया। खोलकर देखा, एक 10 का नोट, 5 और 2 रुपए के एक सिक्के थे। 17 रुपए से महीने का आखिरी सप्ताह गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उस पर बंगलों से एडवांस तनख्वाह मांगना यानी हाथ से काम गंवाना था। कला, चाय पी ले। वर्मा मेम साहब ने चाय दी। सुबह से चौथी चाय थी। खाली पेट चाय से भरकर मानसिक रूप से संतोष मिल रहा था, परंतु शारीरिक रूप से पेट की आग का दमन कर पाने में वह असमर्थ थी। शाम को मत आना, बर्तन नहीं होंगे, चाय का भगोना और कप मैं धो लूंगी। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। इस बंगले में तो शाम की गुंजाइश न रही। सीढ़ियों पर लाजो मिल गई। जीजी तीसरी गली के बंगला नंबर 5 के मल्होत्रा साहब नहीं रहे, इसलिए दुबे मैडम के घर का काम जल्दी निपटाना पड़ा। ये लोग वहाँ बैठने जा रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? लाजो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। छोटी बहन के इस सहारे पर ही तो वह जी रही है। चाह कर भी भोजन या खाने की चर्चा लाजो से न कर पाई। जीजी मल्होत्रा साहब की यहाँ काम वाली 4 दिन से छुट्टी पर है। तू तो जानती है, तेरी बगल वाली झुग्गी की सत्तों को परसों चोरी के झूठे केस में पुलिस उसके पति को पकड़ कर ले गई। वह बेचारी थाने कचहरी के चक्कर में उलझी होगी। तुझसे क्या बन पाएगा आज? मल्होत्रा साहब के यहाँ जाकर काम कर देगी? लाजो, अभी बंगाली साहब का काम बाकी है। उनका काम निपटा कर घर पहुँचना है। बच्चे भूखे होंगे। देख, सूरज भी चढ़ आया। देखती हुई, यदि बंगाली साहब के घर का काम जल्दी हो गया तो पहुँच जाऊंगी। कहते हुए दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर हो चली। बंगाली साहब के घर में घुसते ही तली मछली की महक से कला के पेट में घुमड़ते हुए भूख के बादल बिना बरसे ही गायब। बंगाली साहब के यहाँ हर दिन मछली के बिना भोजन अधूरा रहता। मेम साहब की टूटी फूटी बंगला मिश्रित हिंदी में कला समझ गई थी कि इस मांसाहारी परिवार में उसे यह समझौता तो करना ही पड़ेगा। कौला, तुम जल्दी काम निपटा लो। मल्होत्रा साहब मारा गया, उनके यहाँ जाना है। कला तो समझ गई, पर उसे हंसी आ गई। इस घर से ना तो वह कभी कुछ लेती थी और ना ही मेम साहब ने कभी दिया। कला का शुद्ध शाकाहारी होना इसे इस परिवार से कुछ भी लेने से रोकता था। एक बज चुके थे ताला बनकर वो दोनों एक साथ घर से निकले। घर में भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों को झुग्गी से बाहर न निकलने
की हिदायत देकर वह रोज निकलती है। आज तो सत्तो की बेटी उसके यहाँ आकर बैठी होगी। दीपा की हम उम्र सत्तो की बेटी ने भी कुछ न खाया होगा। सुबह से उसे अनायास लाचारी और बेबसी में डूबी सत्तो थानेदारों के समक्ष नजर आने लगी। पति के लिए कितना गिड़गिड़ा रही होगी। इसी ऊहापोह में वह कब मल्होत्रा साहब के घर के सामने बंगाली मेम साहब के साथ आ खड़ी हुई, उसे पता ही नहीं चला। कौला, तुम चलेगा अंदर? बंगाली मेम साहब ने इशारों से उसे पूछा। पल्लू में बंधे 17 रुपए को मुट्ठी में भींचकर कला अंदर चल दी। आज यहाँ काम कर देगी तो 5-6 घर उसके हो जाएंगे। आमदनी बढ़ेगी तो बच्चों की पढ़ाई, रहन सहन, भोजन, पहनने ओढ़ने में खर्च कर सकेगी और कुछ बचत भी कर पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे और आज 3 बजे तक घर पहुँचेगी। यहाँ काम के बाद ब्रेड का पैकेट और अचार के पाउच लेकर घर पहुँचूंगी। मल्होत्रा साहब के घर रोना धोना मचा था। अर्थी की तैयारी की जा रही थी। चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में लोग नजर आ रहे थे। गर्मी के मारे सभी हलकान थे। गली के मोड़ पर मुक्ति वाहन खड़ा था। एक नौजवान लड़के को सभी लोग सांत्वना और दिलासा दे रहे थे। वह शायद मल्होत्रा साहब का लड़का था। कला की निगाहें भसीन मेम साहब को ढूंढ रही थी। वह मल्होत्रा साहब की रिश्तेदारों में से थी और लाजो उन्हीं के घर कपड़े धोने का काम करती थी। बड़े लोगों की यदि बारातें सड़क रोकती हैं तो उनकी शव यात्रा में उपस्थित लोग उनके बड़प्पन की याद दिलाते हैं। सैकड़ों लोग मल्होत्रा साहब की शव यात्रा में शामिल थे। कला को अब खींच हो रही थी। अर्थी उठने का नाम नहीं ले रही थी। एक एक सगे संबंधी, रिश्तेदार और समाज के लोग मृतदेह को माला पहना रहे थे। उसे अपनी सोच पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। जिनका सगा दुनिया छोड़ कर गया, उन्हें तो अंतिम दर्शन जी भर करना चाहिए। उसकी भूख और दोपहर के भूख उसके बच्चों से यहाँ किसे लेना देना। और दोपहर 2 बजे अर्थी उठी। मल्होत्रा मेम साहब के दारुण क्रंदन से उसकी भी आंखें भर आईं। स्वयं के साथ घटित घटनाक्रम चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। स्वयं का विलाप और बच्चों की हिचकियाँ लेकर रोना याद कर उसका गला रुंध गया। भसीन मेम साहब से मुलाकात कर लाजों का जिक्र करने पर ही वे समझ गई, काम तो कला ने कभी जी नहीं चुराया था। रसोई में बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा, आने जाने के लिए चाय, ठंडे पानी की व्यवस्था से लेकर छत में पड़े सूखे कपड़ों को लाकर तह करने तक वह निःशब्द सब कुछ चुपचाप करती रही। उसे कभी कभी अपने द्वारा किए गए शारीरिक श्रम पर आश्चर्य भी होता है। सुबह से भूखे पेट वह इतना काम किस जोश और जुनून में करती गई। मल्होत्रा साहब की बहन, जिन्हें सब बुआ जी संबोधित कर रहे थे, के अनुसार वह चुपचाप एक एक काम निपटाती गई। 3:30 बज चुके थे। बुआ जी, मैं जाऊं? 5 बजे तक फिर से आ जाऊंगी। बच्चे घर में अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल बुआ जी पूछ बैठी। रोते रोते लाल हो चुकी आंखों से पलके झपकाकर बुआ जी ने हामी भरी तो उसकी जान में जान आई। बंगले से निकलकर घर जाकर उसे नहाना होगा। पिछवाड़े ही टीन के पत्रों को जोड़कर नहाने की जगह बनी थी। भाई, मल्होत्रा साहब के बंगले से आवाज आई। किसी ने उसे चिल्लाकर पुकारा। मुड़कर देखा तो 20 से 22 वर्ष की लड़की उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। अब उसे एक एक पल भारी लग रहा था। फिर भी लड़की के आग्रह से वह वापस आई। बाई, अंदर बुआ जी बुला रही हैं, लड़की ने कहा। रसोई में बुआ जी फ्रिज में रखा खाना निकाल रही थी। कल घर से मिट्टी उठी है, सूतक लगा है। आज दोपहर का भोजन तो पक चुका था। खाएगा तो कोई नहीं, इन्हें तू ले जा, बुआ जी ने कहा। डाइनिंग टेबल पर पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, पनीर का रसा, गर्म डिब्बे में रखी रोटियां, भात, न जाने क्या क्या था। सब गड्ढ-मड्ढ होने लगा। कला का सिर चकरा गया। बंगलों से बचा कुचा खा ले जाना अभी तक उसकी नियत थी, तो क्या सूतक लगे घर का खाना ले जाना परिस्थितियों के समक्ष समझौता नहीं। दीवार घड़ी के 4 बजते ही उसकी तंद्रा भंग हुई। कसमकस की दलीलों और तर्कों पर स्वयं और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। बड़े पॉलीथीन बैग में रखे छोटे छोटे पैकेटों में खाना लिए वह लंबे डग भरते हुए घर की ओर लौट रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप द एजुकेशन कैटालिस्ट को सब्सक्राइब करें।